जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय हो स्टडी वन डे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है उसमें मैंने आपको बताया था कि दो दक्षिण भारत के पहाड़ के रेंज थे, पहाड़ की श्रृंखलाएं थी, उन्हें हमने कवर कर लिया था। अब उसके बाद थोड़ा सा ऊपर फिर से मध्य भारत से गुजरात के पास से और मध्य प्रदेश मान लीजिए, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनको कवर करते हुए फिर से एक बार हम यहाँ पर दक्षिण भारत की जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं, इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, उनको हम देख लेंगे। तो आज यहाँ पर जो हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से लेके, यानी कि विंध्य पहाड़ी से लेकर और फिर दक्षिण की तरफ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। दक्षिण भारत को हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया था, तो इसलिए आज हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो महत्वपूर्ण यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इनको कवर किया जाए, और बाकी जो हमें डिटेल में देखना है वो हमारे ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वाला जो हिस्सा है अपना, इसको हमें कवर करना है। कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम एक बार देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस यहाँ से, गुजरात के पास से एक नदी है माही नदी। अब माही नदी वो नदी है अपने देश की जो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। मतलब वो मध्य प्रदेश में यहाँ कहीं से निकलती है, वो उत्तर की तरफ बढ़ती है। तो एक बार कर्क रेखा को देखिए, यहाँ पर इसने पार किया, क्रॉस किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, फिर ये एक बार फिर से घूम के दक्षिण की तरफ आती है। तो देखिए इसी कर्क रेखा को आप देख रहे हैं, इसी कर्क रेखा को ये दोबारा से काटती है। तो ये कौन सी नदी है? माही नदी है। अगर आपको याद भी करना हुआ तो बड़े आराम से आप ये याद कर सकते हैं कि हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी को माही बोला जाता है। उन्होंने 2 वर्ल्ड कप में कप्तानी किया जो भारत ने जीता, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप। तो माही ने 2 बार वर्ल्ड कप जीत लिया। तो कौन सी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है अपने देश में? माही नदी। इस तरीके से आप एक निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। तो ये माही नदी हमने देख लिया। अब इसके नीचे आइए, यहाँ पर आप देखेंगे एक मैंने पर्वत श्रृंखला ये बनाई हुई है। ये है आपका विंध्य पर्वतमाला, विंध्य रेंज, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कैमूर पर्वतमाला। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये विंध्य पर्वतमाला और कैमूर पर्वतमाला 2 अलग अलग पहाड़ है क्या? नहीं, ये अलग अलग पहाड़ नहीं है, आपकी ये एक ही पहाड़ है, ठीक है। ये आपकी विंध्य ही है। तो विंध्य हमारा, विंध्य हिमालय, ये जो पर्वतमाला ये आगे बढ़ती है विंध्य रेंज, तो इसी का एक हिस्सा आप देखेंगे। यहाँ तक तो मिर्ज़ापुर तक ये विंध्य ही है पूरा, गुजरात के पास से मध्य प्रदेश से लेते हुए यहाँ तक आप मिर्ज़ापुर तक देखेंगे वो विंध्य रेंज ही है। उसके बाद वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हुआ है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा है, ये विंध्य पर्वतमाला ही, विंध्य रेंज ही। और ये जो अब आगे बढ़ा है, जो आपका सोनभद्र होते हुए बिहार में एंट्री करता है, रोहतास जिला, कैमूर जिला, वो आपका कहलाता है कैमूर पर्वतमाला, कैमूर रेंज। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये कैमूर पर्वतमाला विंध्य रेंज का ही हिस्सा है, कोई अलग से पहाड़ का रेंज नहीं है, कोई अलग से पहाड़ की श्रृंखला नहीं है, पर्वतमाला नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपका एक तरीके से देखा जाए, जो कैमूर पर्वतमाला है, जो विंध्य का ही हिस्सा है, ये आपका अंत कहाँ पर होता है? तो जब आप यहाँ पर देखेंगे ये सोनभद्र का हिस्सा है। सोनभद्र के बाद रोहतास जिला और कैमूर जिला, कैमूर जिला पहले पड़ जाता है जब ये पहाड़ एंट्री करता है। उसके बाद रोहतास जिला, रोहतास जिला में एक शहर है, आपने नाम सुना होगा, सासाराम, ठीक है। सासाराम में माँ तारा चंडी का शक्ति, मतलब माँ तारा चंडी का वहाँ पर एक पीठ है, धाम है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर ये पहाड़ आपका ख़त्म हो जाता है जाके, वो अंत है, वहाँ पे अंतिम है विंध्य की पहाड़ी, तारा चंडी के पास में, ये सासाराम में पड़ता है। और सासाराम एक और चीज़ के लिए फेमस है, जो सबसे अधिक फेमस है वो क्या है कि जो शेर शाह सूरी है ना, उनका मकबरा, उनका टुम्ब वहाँ पर मौजूद है सासाराम में, ठीक है। तो सासाराम जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे इसका अंत, यहाँ पर जाके कैमूर पर्वत, ये विंध्यमाला जो है ये इसका एंड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला के और सतपुड़ा माला, जो ये पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, इन दोनों के बीच से नर्मदा बहते हुए जाती है, ठीक है। इन दोनों के बीच से नर्मदा बहते हुए जाती है। अब बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं, लेकिन नर्मदा आपका इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच से बहते हुए जाता है, क्योंकि यहाँ ना एक फॉल्ट बना हुआ है। फॉल्ट आप ज्योग्राफी में कभी मुझे कॉन्सेप्ट बताने का मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि फॉल्ट किस तरीके से बनता है। तो फॉल्ट समझ जाइए कि 2 पहाड़ों के बीच में एक ऐसा गड्ढा वाला जगह है, अभी शॉर्ट में समझ जाइए, जहाँ से ये नदी का
एक प्राकृतिक बहाव, नेचुरल फ्लो होते हुए ये आपका यहाँ तक आता है, अरब सागर तक, ठीक है, अरब सागर तक आता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पर्वतमाला है विंध्य की, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जगह है जो नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण जगह हैं उनको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर जब देखेंगे तो ये मैंने 2 नंबर दिया हुआ है इस नर्मदा नदी के किनारे। अच्छा, नर्मदा के पहले हम एक चीज़ बता दें आपको कि ये नर्मदा कहाँ से निकली हुई है। तो देखिए जब आपका ये सतपुड़ा जब लगभग ख़त्म हो जाता है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे एकदम एक ज़िला है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट एक है, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक पहाड़ है ना, ये मैकाल की पहाड़ियाँ, उसमें ये एक पठार है, अमरकंटक प्लेट्यू, चोटी जैसा बनाता है पहाड़। मतलब समझ जाइए कि कुछ इस तरीके का अमरकंटक प्लेट्यू है। प्लेट्यू का मतलब क्या हो गया, टेबल की तरह है तो पहाड़, और हम जब पहाड़ पे पहुंचते हैं तो वहाँ हमें प्लेन एरिया दिखता है, वहाँ हमें पहाड़ वाली फीलिंग ही नहीं आती। वहाँ तो ऐसा लगता है कि अरे हम चाहे मतलब प्लेन एरिया में हो, यूपी बिहार में, चाहे हम उस पहाड़ की ऊंचाई पे हो, मुझे तो एक जैसा लग रहा है। क्योंकि टेबल क्या होता है कि पहले तो आपकी ऊंचाई तक गई टेबल और फिर वहाँ जाके फ्लैट हो गया, एकदम प्लेन एरिया हो गया। तो ये आपका पठार होता है, प्लेट्यू होता है। तो अमरकंटक प्लेट्यू इसी तरीके से है। अब अमरकंटक जो प्लेट्यू है ना, अमरकंटक पठार, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। तो 2 नदियाँ तो सबको पता होता है, तीसरी नदी कौन सी है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आप खुद से भी सर्च करिएगा तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो एक नदी और है जो इसी अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक से निकली हुई है। कौन सी तीसरी नदी है वो? एक तो सोन नदी है, ये देखिए सोन नदी आपकी ऐसे होते हुए जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे लगभग ये 1 नंबर मान लीजिए, यहाँ पर आपका सोनभद्र ज़िले में एक पड़ता है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये आपका सोनभद्र ज़िले में पड़ता है। यहीं पे आपके बड़े बड़े ताप आप मान लीजिए कोयले से चलने वाले आपके बिजली के उत्पादन होते हैं वहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट जिनको कहा जाता है, इसी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे अनपरा, जैसे अच्छा ये यहाँ पर आप देखेंगे ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, यहाँ पर एक नदी बहते हुए जाती है, वो है रिहंद नदी, और उसी पे एक बांध बना हुआ है, वो है रिहंद डैम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट देखने को मिल जाएंगे, बिजली बनाने वाली हाउस, मतलब बड़े बड़े आपको फैक्ट वो दिख जाएंगे, पावर स्टेशंस दिख जाएंगे। इसीलिए सोनभद्र को कुछ कहा जाता है। अब सोनभद्र को क्या कहा जाता है ये हम जब यूपी में देखेंगे डिटेल, तो सोनभद्र के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। उसको पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ क्या बोला जाता है, यूपी का कहा जाता है, इंडिया का कहा जाता है, क्या बोला जाता है, ये सब चीज़ें हम यूपी का जब मैप अच्छे से कवर करेंगे तो सोनभद्र को देख लेंगे। तो यहाँ से एक सोन नदी निकल गई अमरकंटक से, और उसके बाद आप देखिए नर्मदा निकल गई अमरकंटक से। तीसरी कौन सी नदी निकली है वो आपको बताना है। तो नर्मदा हमारी निकली, जैसे ही नर्मदा आगे बढ़ी तो यहाँ पर एक शहर है, ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है। कौन सा शहर है? जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर यहाँ पड़ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर नर्मदा के सहारे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी दूर पे आप नर्मदा से जैसे ही आगे जाएंगे कुछ ही किलोमीटर में, जबलपुर से नर्मदा के सहारे होते हुए जबलपुर शहर से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलता है, जलप्रपात। और उसका नाम क्या है? उसका नाम 2 है, या तो उसको आप भेड़ा घाट कह दीजिए, या तो धुरंधर वाटरफॉल बोल दीजिए, धुरंधर वाटरफॉल या भेड़ा घाट बोल दीजिए, ठीक है। अब आप नर्मदा में थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं कहाँ? अरब सागर की ओर, अरेबियन सी की ओर। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ पर मैंने 4 नंबर लिखा है, ये हैं आपके ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर लगभग 100 किलोमीटर, 100 नहीं आप 150 किलोमीटर मान लीजिए, तो 150 किलोमीटर दूर आप विंध्य पहाड़ी के थोड़ा और दूर जाते हैं, यहाँ आपको एक ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं। वो कौन से हैं? वो हैं आपके महाकालेश्वर जी। तो महाकालेश्वर जी से पहले आप आगे जाएंगे तो इंदौर पार होता है, और इंदौर के आगे आप जब जाएंगे तो ये आपका ओमकारेश्वर पड़ता है, ठीक है। ओमकारेश्वर नर्मदा जी के किनारे हैं, और इस तरफ ओमकारेश्वर है, और उन्हीं का एक दूसरा एक रूप है ममलेश्वर। तो ये लोग नदी के दोनों तरफ ही पाए जाते हैं। कभी आपको समय मिले तो ये सब जगह जरूर चाहिए। तो ये आपके महाकालेश्वर हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमें ओमकारेश्वर मिल गया। ओमकारेश्वर जी कहाँ हैं? नर्मदा जी के किनारे हैं, ठीक है। जब आप आगे बढ़ने लगते हैं और आप जब गुजरात में एंट्री कर जाते हैं, नर्मदा से होते हुए मध्य प्रदेश आपने पीछे छोड़ दिया और अब आप चले गए गुजरात। तो गुजरात जब आप एंट्री किए तो यहाँ पर एक डैम है बहुत फेमस, उसका नाम क्या है? सरदार सरोवर बांध।
तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर डैम यहाँ पर है। किस नदी के ऊपर है? नर्मदा के ऊपर है। ठीक, अब आप गुजरात से होते हुए कहाँ पहुँच गए? यहाँ अरेबियन सी, अरब सागर। अब आप नीचे आइए तो यहाँ पे आपने ये सब कुछ कवर कर लिया। अब नर्मदा हमें पता है कि विंध्य और सतपुड़ा दोनों के बीच से बहते हुए जाती हैं। अब सतपुड़ा देखिए, सतपुड़ा के बाद आपकी कौन सी नदी दिख रही है? तापी नदी। ठीक है, और तापी नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कभी कभी रिवीजन नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है नर्मदा के किनारे बसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरत आपका तापी नदी पे बसा हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। शहर और नदियों का कभी मिलान करने को मैच द कॉलम में अगर आपको दे दिया तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि तापी नदी जो है वो सूरत, तापी नदी सूरत के साथ है या फिर सूरत शहर जो है तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे सतपुड़ा। सतपुड़ा का नाम सत, सात, यानी कि इसके नाम में ही है कि 7 पहाड़ों का एक हमने श्रृंखलाओं को जोड़ने की बात सोची कि 7 पहाड़ होंगे तो उनको हमने नाम दे दिया सतपुड़ा। अब मध्य प्रदेश में इकलौता हिल स्टेशन है। ठीक है, उस हिल स्टेशन का नाम क्या है? उस हिल स्टेशन का जगह का नाम है पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी अपने आप में बायोस्फीयर रिजर्व भी है। देखिए 6 नंबर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? देखिए जिस तरीके से ये अमरकंटक मैंने आपको बताया कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, तो अमरकंटक भी अपने आप में इस जगह को बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और यहाँ पर क्या नाम है पूरा? अचानकमार या चाणक्मर अमरकंटक, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, ये नाम इसका रखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पर ये आप पंचमढ़ी को देख रहे हैं तो पंचमढ़ी अपने आप में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। और हमें पता है कि जो भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनमें आपका राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य यानी कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या फिर बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व, ये दोनों हमेशा मिलते हैं या मिलने के चांस रहते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सतपुड़ा के ही नाम पे इस जगह पे सतपुड़ा नेशनल पार्क या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के ही एरिया में आते हैं। अब हमेशा कन्फ्यूजन, छोटा सा कन्फ्यूजन है लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हम जान गए। ठीक है, हिल स्टेशन, इकलौता हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का कौन सा है? पंचमढ़ी। तो फिर ये धूपगढ़ क्या है? और जब आप फैक्ट चेक करेंगे या कभी भी आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धूपगढ़ हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की कौन सी है जो सतपुड़ा पर्वतमाला या सतपुड़ा रेंज में पड़ती है? तो वो है आपकी धूपगढ़ की चोटी। तो धूपगढ़ अगर है तो फिर पंचमढ़ी को क्यों बोल रहे हैं? देखिए पंचमढ़ी आपका जैव मंडल क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व है। ठीक है, इसी के लगभग मान लीजिए बगल में 8-10 किलोमीटर दूर, लगभग 10 किलोमीटर दूर यहाँ पर आपको एक और पहाड़ी देखने को मिलेगी, पर्वत श्रृंखला छोटी सी देखने को मिलेगी जो कि आपका इसी सतपुड़ा का ही हिस्सा है। ये अलग नहीं है। सतपुड़ा मैंने आपको बताया था ना कि 7 पहाड़ों को मिलाकर उनके मेल से आपका सतपुड़ा ये बन गया, सतपुड़ा पर्वतमाला या फिर सतपुड़ा माउंटेन रेंज बन गया। तो ये इसी का ही एक हिस्सा है। महादेव जी हैं, यहाँ पे महादेव जी का एक मंदिर है, आप एक बार गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत अच्छा जगह है, ये बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव हिल्स जो आप हमेशा मैप में पढ़ते हैं, हमेशा एग्ज़ाम के क्वेश्चन में भी अरेंज करने को आता है, बताइए महादेव हिल्स पहले पड़ता है कि मैकाल पहले पड़ता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई अमरकंटक के बगल में क्या है? मैकाल। ठीक है, मैकाल रेंज है। तो मैकाल रेंज महादेव के बाद ही पड़ेगा। अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ जब आएंगे, वेस्ट से ईस्ट आएंगे, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसकी महादेव पड़ता है, महादेव के बाद मैकाल पड़ता है। इस बात का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैकाल पहले पड़ेगा कि महादेव पड़ेगा, महादेव जी पहले पड़ेंगे फिर मैकाल। ठीक है, अब यहीं पे महादेव हिल्स है बगल में पंचमढ़ी के, इसी पहाड़ी पे महादेव हिल्स पर आपका धूपगढ़ पीक है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, या फिर आपका मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महादेव हिल्स में पड़ने वाली धूपगढ़ पीक। ठीक, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1350 मीटर, लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर ये हिल स्टेशन है। अच्छा, अब हम आते हैं महाराष्ट्र में। अब इसके बाद हम महाराष्ट्र में आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो सबसे पहले आपको एक रेंज देखने को मिलेगा अजंता। अब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले अजंता की पहाड़ी, ये वही अजंता है जो आप अजंता एलोरा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अजंता हिल्स है, ये अजंता माउंटेन रेंज है, अजंता पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आप देखिए सतमाला है, ये सतमाला आप ये जो ग्रीन डॉट देख रहे हैं, ये मैंने बनाया हुआ है कि ये हिस्सा है गुजरात का, ये हिस्सा है आपका महाराष्ट्र का, और ये हिस्सा है आपका आगे मध्य प्रदेश का। तो कई जगह मैंने क्वेश्चंस क्या देखे हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्वतमाला या माउंटेन रेंज है जो सिर्फ महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में 3 पाए जाते हैं, 1 नहीं पाया जाता है। मतलब केवल ऐसे पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए जो सिर्फ महाराष्ट्र में शुरू होकर महाराष्ट्र में ख़त्म हो गए हैं, वो दूसरे राज्य तक नहीं गए हैं या फिर दूसरे राज्य से शुरू होकर महाराष्ट्र तक नहीं आए हैं। तो ऐसे सिर्फ 3 पर्वत श्रृंखला हैं, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र, ठीक है। सतमाला रेंज के साथ बात यह है कि ये सतमाला की पहाड़ी आपकी गुजरात से शुरू होती है और फिर ये ऐसे आपका दक्षिण पूर्व में डायरेक्शन में इस तरीके से आपकी आती है महाराष्ट्र में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया टफ बना के बिल्कुल कि ऐसे ही पेपर ऐसा टफ बनाना है कि बच्चे सोचे कि मतलब दिमाग पे थोड़ा जोर आ जाए, तो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ कौन कौन सी ऐसी 4 पहाड़ियों के नाम दे दिया, क्योंकि आया हुआ ये क्वेश्चन। तो ये बताइए कौन कौन सी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो कि आपकी सिर्फ महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो कौन सी है? अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला नहीं होगा। या फिर क्वेश्चन ये आ गया, इन 4 पहाड़ियों का नाम दे दिया और बोला कि इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ आप जाएंगे तो पहले कौन सा पड़ेगा। तो जब उत्तर से दक्षिण आएंगे तो सबसे पहले अजंता, उसके बाद सतमाला, उसके बाद बालाघाट और उसके बाद हरिश्चंद्र। और जब दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो सबसे पहले हरिश्चंद्र, उसके बाद बालाघाट, उसके बाद सतमाला, उसके बाद ये अजंता। तो आपका ये तैयार हो गया, चाहे किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले आप आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा कुछ और बचाया गया नहीं। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। ये हमने देख रखा है, फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी हमें पहाड़ देखने को श्रृंखला मिलेगी? कौन सी पहाड़ श्रृंखला है? नल्ला मल्ला। बहुत अच्छी बात है। नल्ला मल्ला के बाद कौन सा देखने को मिलता है? देखिए पालकोंडा। ये पालकोंडा की पहाड़ी है और मैंने आपको बताया था कि पालकोंडा रेंज जहाँ ख़त्म होता है, जैसे यहाँ देखिए पालकोंडा की पहाड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो यहीं पे एक शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर था? तिरुपति। तिरुपति आपके नीचे प्लेन एरिया में पड़ते हैं और पहाड़ पे जब आप जाते हैं तो तिरुमला पड़ते हैं, जो भगवान बालाजी आप हमेशा देखते हैं उनके बारे में, वो तिरुमला पहाड़ी पर है। और यहाँ पे ये जो इसी पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला या माउंटेन रेंज में आप देखेंगे पालकोंडा रेंज में, तो यहाँ पर शेषाचलम की पहाड़ी पड़ती है और शेषाचलम पहाड़ी पे ही आपका तिरुमला है। तिरुपति हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जब जाएंगे तो लगभग ये समझ लीजिए कि अब ये तमिलनाडु शुरू हो गया और तमिलनाडु के सबसे उत्तरी हिस्सा में कौन सा पहाड़ है? ये है आपका जावड़ी हिल्स, ठीक। तो सबसे पहले क्या पड़ा? नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला के बाद पड़ा पालकोंडा। पालकोंडा के बाद पड़ा जावड़ी हिल्स। जावड़ी के बाद आपका पड़ा है शेवरॉय। जावड़ी के बाद है शेवरॉय। शेवरॉय के बाद यहाँ पर हम देखते हैं नीलगिरी। नीलगिरी वो ऐसा पहाड़ का जगह है जहाँ पे आपकी ये ईस्ट से आने वाली, पूरब से आने वाली ईस्टर्न घाट और यहाँ से आने वाली वेस्टर्न घाट दोनों आके मिल जाती हैं। कहाँ के मिलती हैं? नीलगिरी में मिलती है। और नीलगिरी का नाम नीलगिरी क्यों पड़ा? क्योंकि एक नीले रंग का घाटी में उगने वाला दूर तक सुंदर सा एक फूल है, नील कुरिंजी जिसे हम कहते हैं, जो हर 12 साल पे वहाँ पे खिलता है। उसकी वजह से पूरी घाटी एकदम नीले रंग की दिखती है और इसीलिए इसका नाम हमने नीलगिरी पहाड़ी रख दिया है। उसके बाद आप देखेंगे नीलगिरी में, आप देखेंगे एक सबसे ऊंची इनकी पर्वत चोटी है, माउंटेन पीक है, जिसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि पहली कौन सी है, तो डोडा बेटा नहीं होगा। दूसरी कौन सी? डोडा बेटा होगा। पहली कौन सी है? पहली इसी नीलगिरी के नीचे एक और पर्वत श्रृंखला है, एक और पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, जिसका नाम क्या है? अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। अन्नामलाई माउंटेन रेंज। इसी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी कहलाती है और यही अनाईमुड़ी पीक या अनाईमुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जो कहाँ पड़ती है? जो पड़ती है अन्नामलाई में। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में आपका क्या है? इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स सबसे लास्ट में है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ सकते हैं। अजंता रेंज दे दिया, हरिश्चंद्र दे दिया, जावड़ी दे दिया, कार्डमम दे दिया। तो कार्डमम हिल्स कभी भी आए, कभी भी इलायची की पहाड़ी आए, तो उसे सबसे दक्षिण में रखना है।
उसके ऊपर कौन सा रखना है। उसके ऊपर आपको कभी भी दो, अगर क्वेश्चन में दो ऑप्शन में अगर आपको दो पहाड़ी नज़र आए, एक आपको नीलगिरी नज़र आए और दूसरा आपको नज़र आए अन्नामलाई, तो याद रखिएगा कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक घाट है, एक खाली जगह है, उसके हम क्या बोलते हैं, पलक्कड़ गैप है, ठीक है। तो पलक्कड़ में यहाँ पर क्या है, पहाड़ी थोड़ी सी गायब है और यहीं से वो रेलवे और रोड ट्रैक तमिलनाडु से केरला में एंट्री होती है।